हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्यूलैब। आज के इस वीडियो में हम आयोनिक इक्विलिब्रिया जो कि है केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इजी वे में रिवाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स और बेसिस की डिफरेंट थ्योरीज, पीएच और पीओएच का रिलेशन, बफर सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी, और साथ ही प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस भी समझेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम या एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उससे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयंस बनाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। मतलब ये सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट प्योर आयंस बना देते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसके एग्जांपल्स में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट्स। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। मतलब इनका सिर्फ छोटा सा पोर्शन ही आयंस में कन्वर्ट होता है और बाकी मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में एज इट इज रहते हैं। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स और वीक बेसिस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली बताता है कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हुए हैं। मैथमेटिकली हम इसे देखें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर हमें इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो फॉर्मूला होता है परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और उनके टाइप्स समझ लिए। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस का। एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। सबसे पहली थ्योरी है अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होके H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए HCl को एसिड कहा जाता है। अब बात करते हैं बेस की अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH माइनस प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए NaOH जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये डिसोसिएट होके Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस बनाता है। इसलिए NaOH को बेस कहा जाता है। अब एसिड्स और बेसिस को समझाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है जिसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन यानी H प्लस डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एसिड इज इक्वल टू प्रोटॉन टोना। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में बेस को कैसे डिफाइन किया गया है और एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन यानी H प्लस एक्सेप्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बेस इज इक्वल टू प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ रिएक्शन है HCl और NH3 का। इस रिएक्शन में HCl अपना प्रोटॉन H प्लस डोनेट करता है, इसलिए HCl एसिड बिहेव करता है। दूसरी तरफ NH3 उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए NH3 बेस बिहेव करता है। रिएक्शन के बाद NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस फॉर्म होते हैं। यहाँ NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड और Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस के रूप में अपीयर होते हैं। अब एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है और बेस वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। इस थ्योरी का एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ H प्लस आयंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकती है। इसी वजह से लुईस थ्योरी को एसिड बेस कॉन्सेप्ट का सबसे जनरल फॉर्म माना जाता है। अब लुईस थ्योरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ रिएक्शन दिया है BF3 और NH3 का।
BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से BF3 लुईस एसिड बिहेव करता है। दूसरी तरफ NH3 यानी अमोनिया के नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये लोन पेयर BF3 को डोनेट करता है, इसलिए NH3 लुईस बेस बिहेव करता है। जब NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और BF3 उसे एक्सेप्ट करता है, तब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरह लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के बेसिस पर एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करती है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। वाटर एक स्पेशल सब्सटेंस है, क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। इस तरह के बिहेवियर को एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। मतलब कुछ रिएक्शंस में वाटर प्रोटॉन डोनेट करता है और कुछ रिएक्शंस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं ओस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ की तरफ। इस लॉ के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन के साथ होता है। मैथमेटिकली अल्फा प्रोपोर्शनल होता है 1/√c के, या फिर √v के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, c सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, और v सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है जिसका यूनिट होता है डीएम क्यूब पर मोल। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेसिस की। सबसे पहले वीक एसिड्स को समझते हैं। जब एक वीक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए उसकी डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka यूज करते हैं। अगर हम इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखें तो Ka इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, और इसी रिलेशन को अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन C के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है और C सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब इसी तरह वीक बेसिस के लिए भी एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है जिसे बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Kb कहते हैं। अगर इसे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखें तो Kb इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, या फिर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन C। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो Ka और Kb हमें ये बताते हैं कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस सॉल्यूशन में कितनी एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW। वाटर नॉर्मली न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी एक्सटेंट तक आयनाइज भी होते हैं। इस प्रोसेस में वाटर हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। इन दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW कहा जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जो है pH और POH के बीच का रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन सिंपल है। pH प्लस POH इक्वल होता है 14। यहाँ pH सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और POH हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी बेसिस पर हम एक्वस सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है, जैसे प्योर वाटर। दूसरा होता है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है। और तीसरा होता है बेसिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। इस तरह पीएच स्केल हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 2 होता है। इसका मतलब है कि स्टमक का एनवायरनमेंट काफ़ी एसिडिक होता है, जो फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच एक वेरी नैरो रेंज में मेंटेन किया जाता है, जो रफली 7.36 से 7.42 के बीच होता है। अगर ब्लड का पीएच इस रेंज से बाहर चला जाए तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की तरफ। सॉल्ट्स को जनरली उन एसिड्स और बेसिस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है जिनसे वो डिराइव होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इनके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट।
दूसरा टाइप होता है सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। इस कैटेगरी में एग्जाम्पल्स आते हैं अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कॉपर क्लोराइड। तीसरा टाइप होता है सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम एसिटेट, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट कैटेगरी होती है सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं अमोनियम एसिटेट और अमोनियम साइनाइड। इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस से डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी बेसिस पर चेंज होती हैं। अब हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशंस की। बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, चाहे सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड ऐड किया जाए या बेस ऐड किया जाए। बफर सॉल्यूशंस मेनली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक वीट एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और वो सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना होता है। इस टाइप के बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन यूज की जाती है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ pKa का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, जहाँ Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की। बेसिक बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और वो सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना होता है। इस टाइप के बफर के लिए इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इस केस में हम बोलते हैं POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ PKB का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ KB, जहाँ KB बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह बफर सॉल्यूशंस केमिकल सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन का पीएच स्टेबल मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP के कॉन्सेप्ट पर। KSP का यूज मेनली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। मान लो एक जनरल सॉल्ट है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। इस इक्विलिब्रियम में जो आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी KSP कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो KSP हमें ये बताता है कि कोई सॉल्ट वाटर में कितनी एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन। अगर S मोलर सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने वाले सॉल्ट की अमाउंट, तो उस बेसिस पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन की जा सकती है। फिर उन कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करके KSP का रिलेशन ऑब्टेन होता है। इस तरह KSP और मोलर सॉल्युबिलिटी के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, जिससे हम किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की कंडीशन की। यहाँ एक टर्म यूज होता है IP, जिसका मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट बेसिकली सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। अब IP और KSP को कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। सबसे पहला केस, अगर IP इक्वल हो KSP के तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है और सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। दूसरा केस, अगर IP KSP से ग्रेटर हो तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और उस कंडीशन में कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा केस, अगर IP KSP से लेस हो तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है और इस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होता। इस तरह KSP और आयोनिक प्रोडक्ट का कंपैरिजन हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि किसी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आयोनिक इक्विलिब्रिया के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स मिलते रहें। और अगर आपको इसके प्रिंटेबल PDF नोट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।